गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूँ किरण ढील, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज का हमारा जो ई लेक्चर है वो है अबाउट फोनॉन्स एंड स्पेसिफिक हीट। तो फोनॉन क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिट सेल है एकांक कोष्ठिका, जिसको हम कह सकते हैं कोई मिनिमम वॉल्यूम वाला बहुफलक। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं तो उनमें दो तरीके की कंपन विधाएं होती हैं। ठीक है, कंपन विधाएं मतलब मोड ऑफ वाइब्रेशन, या यूं कहें कि जिस आवृत्ति से वो कंपन करती हैं, तो वो दो कंपन विधाएं उत्तेजित हो सकती हैं। एक प्रकार के कंपन जिसमें क्या होता है कि आवृत्ति जो होती है वो तरंग संचरण सदिश के से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, के पे डिपेंड नहीं होती हैं, उनको कहते हैं हम प्रकाशिक प्रसामान्य विधा या ऑप्टिकल नॉर्मल मोड। और दूसरे प्रकार के कंपन इस तरीके के होंगे जिसमें आवृत्ति जो है वो तरंग संचरण सदिश के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसे हम कहते हैं ध्वनिक प्रसामान्य विधा। ओके, तो यानी कि जो कंपन विधाएं या मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो एक तरीके से आवृत्ति का ही डिस्क्रिमिनेशन है या आवृत्ति का ही एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आवृत्ति जो है वो तरंग संचरण सदिश पे किस तरीके से निर्भर कर रही है, उसकी उसकी डिपेंडेंसी है। कि अगर एक तरीके के वाइब्रेशंस तो ऐसे होंगे जिसमें ओमेगा जो है वो के पे डिपेंड नहीं करेगा, जिनको हम कहते हैं ऑप्टिकल नॉर्मल मोड या प्रकाशिक प्रसामान्य विधा। और दूसरे कंपन इस तरीके के होंगे जिसमें आवृत्ति जो है वो के पर निर्भर करेगी और वो उसके अनुक्रमानुपाती होगी, जिसको हम कहते हैं एकॉस्टिक नॉर्मल मोड या ध्वनिक प्रसामान्य विधा। जब इस तरीके के कंपन होंगे परमाणुओं के, तो यानी कि कंपन यानी कि जब कंपन होंगे तो एक तरीके से एक वेव का प्रोपेगेशन होगा। जो वेव संचरित होती है तो वो अपने साथ ऊर्जा तथा संवेग का वहन भी करती है, यानी कि एनर्जी और मोमेंटम दोनों का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, उनकी टक्कर से, क्योंकि अगर एक पार्टिकल एक जगह अगर वाइब्रेट करेगा तो उसका जो क्लोजेस्ट पार्टिकल हैं उसके वो उनसे क्या है टक्कर करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम जो है उसका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो इन विधाओं में क्या होता है कि ऊर्जा का क्वांटीकरण जो है वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से प्रकाश ऊर्जा का क्वांटीकरण, यानी कि यहाँ एनर्जी जो है वो उसी फॉर्म में है जैसे हम क्वांटम में लेते हैं ना कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है, उसी फॉर्म में क्या है एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। जैसे 2 h क्वांटा है या h क्वांटा एनर्जी जा रही है, यानी कि क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही वो जाती है, जहाँ पे क्या है h प्लांक कांस्टेंट और न्यू जो है वो मोड ऑफ वाइब्रेशन जो है उसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, प्रकाशिक प्रसामान्य विधा में क्या होता है, ऊर्जा का क्वांटीकरण फोटोन द्वारा, और एकॉस्टिक नॉर्मल मोड जो है उसमें ऊर्जा का क्वांटीकरण जो है वो फोनोन के द्वारा किया जाता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस ऑप्टिकल मोड एंड एकॉस्टिक मोड इज़ फोटोन एंड फोनोन। ठीक है, क्योंकि ऑप्टिकल मोड के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, और जो ऊर्जा है उसका क्वांटाइजेशन जो है वो फोटोन के द्वारा होगा, और जो एकॉस्टिक मोड है उसमें फोनोन के द्वारा होगा। फोनोन जो है यानी कि जिस तरह से प्रकाश ऊर्जा का क्वांटा है उसी तरीके से फोनोन क्या है, एकॉस्टिक मोड यानी कि ध्वनिक जो प्रसामान्य विधा है उसका क्वांटा है। और इसका जो आवृत्ति विस्तार है वो 10⁴ से 10⁻13 हर्ट्ज तक होता है। यानी कि हमें अगर कम आवृत्ति का क्षेत्र लेना है तो वो तो ध्वनिक क्षेत्र यानी कि एकॉस्टिक रेंज में, और अगर अधिक आवृत्ति का क्षेत्र है तो वो अवरक्त रेंज में होगा, इंफ्रारेड रेंज में होगा। अब है सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोटोन, कुछ अभिलाक्षणिक गुण। फोनोन जो है उसके बारे में जान लेते हैं कि फोनोन क्या है, क्या क्या उसकी गुणधर्म है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फोनोन की ऊर्जा, कि जिस तरीके से स्वतंत्र कंपन द्वारा उत्तेजित ध्वनि प्रसामान्य विधा के क्वांटम फोनोन जो है उसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है, जहाँ न्यू ध्वनिक विधा की सामान्य या कंपन आवृत्ति है। यानी कि उसी तरीके से जैसे प्रकाश के फोटोन की होती है तो इसकी ऊर्जा भी E बराबर एच न्यू, न्यू यहाँ पे एकॉस्टिक मोड की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फोनोन का वेग, तो प्रकाश के वेग से गतिशील फोटोन की भांति क्रिस्टल में फोनोन भी क्या है, ध्वनि के वेग से गतिशील होता है। तो जैसे फोटोन के लिए हम कहेंगे कि लाइट वेलोसिटी से मूव करता है, तो ये किसका क्वांटा है, ध्वनिक प्रसामान्य विधा का, तो ये क्या है ध्वनि के वेग से गतिशील होता है।
और फोनोन की द्वैत कण तरंग प्रकृति। तो फोटोन की जैसे द्वैत कण तरंग प्रकृति होती है, जैसे हमने क्वांटम के अंदर डिटेल से पढ़ा है पूरा कि जो लाइट है उसकी पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, उसी तरीके से फोनोन जो है उसका भी क्या है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं। फोनोन का संवेग, वैसे एक्चुअल में क्या है, इसका कोई फिजिकली फॉर्म में कोई संवेग जो है वो हमें मिलता नहीं है, लेकिन क्या है, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई टक्कर होती है, कोई इंटरेक्शन होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, इसका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसे कि जो अदर पार्टिकल हैं, जैसे फोटोन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, उनके जैसा ही इसका बिहेवियर होता है। उसमें भी क्या है, जो तरंग संचरण सदिश या संचरण नियतांक के है वो भी क्या है, उसी तरीके से परिवर्तित होता है। जैसे इसमें क्या है, एच कट के या एच बाई लेमड़ा परिमाण का संवेग उपस्थित हो, यानी कि उसका बिहेवियर वैसा ही है जैसे इसके अंदर मोमेंटम हो। ठीक है, तो इस मोमेंटम को हम कहते हैं क्रिस्टल मोमेंटम। ठीक है, उसके बाद है फोनोन द्वारा मान्य सांख्यिकी, यानी कि फोनोन जो है वो किस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉलो करता है। तो फोनोन जो है वो फोटोन की भांति ही एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल होता है। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल का मतलब ये हो गया कि इसको हम पहचान नहीं सकते, यानी कि अगर हमारे पास दो फोनोन है और आप उनका ऑर्डर बदल दो तो वो सिमिलर ही लगते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, एक येलो कलर की बॉल है, दूसरी भी येलो कलर की बॉल है, तो आपने पहली बॉल को इधर कर दिया, दूसरी बॉल को इधर कर दिया, तो आपको तो दोनों येलो कलर की ही लग रही हैं, तो आपको क्या पता कौन सी को आगे किया है, कौन सी को पीछे किया है, अगर आपको बिना बताए करें। ठीक है, इसी तरीके से डिस्टिंग्विशेबल या पहचानने वाले पार्टिकल वो हो गए, जैसे एक रेड कलर की बॉल है और एक येलो, रेड कलर की आगे है और येलो की पीछे है, फिर हमने क्या किया, येलो वाली को आगे कर दिया, रेड वाली को पीछे कर दिया, तो आप पहचान जाएंगे तुरंत कि ऑर्डर बदल गया है। ठीक है, यानी कि जिस पार्टिकल्स को पहचान सकते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल और जिनको नहीं पहचान सकते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल। तो फोनोन जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और ये बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी जो है वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, उसके बाद है फोनोन की प्रचक्रण संख्या। तो फोटोन के समान फोनोन की जो स्पिन क्वांटम संख्या है वो क्या है, पूर्णांक। अब देखो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे ये बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी को फुलफिल करता है, दूसरा ये इंडिस्टिंग्विशेबल है, तीसरा इसकी जो स्पिन है वो क्या है, इंटीजर है। तो ये सारे बोसोन के प्रॉपर्टीज़ हैं एक तरीके से। बोसोन भी क्या है, बोसोन जो पार्टिकल्स होंगे उनकी इंटीजर स्पिन होएंगी और वो इंडिस्टिंग्विशेबल होएंगे। जब हम लोग स्टैटिक्स पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे ये सब चीज़ें। क्रिस्टल की ऊष्मीय ऊर्जा, क्रिस्टल की ऊष्मीय ऊर्जा का मुख्य भाग जो है फोनोनों की कुल ऊर्जा के रूप में होता है। फोनोन का उत्सर्जन या अवशोषण, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई एक्स किरण फोटोन है, उसका क्रिस्टल के साथ अगर उसका प्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है, अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है, तो टक्कर से पहले अगर उसका मोमेंटम है या संवेग है वो एच कट के है, और टक्कर के बाद अगर उसका मोमेंटम जो है वो एच कट के डैश है, तो जैसे प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, और क्रिस्टल खुद जो है वो एच कट जी मोमेंटम से रिकॉइल हो जाता है, प्रतिक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी दिशा क्या होती है, उसी दिशा में होती है जिस दिशा में वो इंसिडेंट जो अपना मोमेंटम होता है उसी दिशा में होती है। तो एच कट के डैश इज इक्वल टू एच कट के प्लस एच कट जी। ये रिकॉइल वाला तो हमने उसके अंदर देखा था अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है, तो क्रिस्टल जो है जैसे ये है इंसिडेंट और ये जैसे स्कैटर्ड है, तो ये क्रिस्टल जो है वो इसी दिशा में क्या है, वापस रिकॉइल हो जाता है ऐसे। ये दोनों क्या है, फिर एक ही दिशा में होते हैं। उसके बाद है, उसके बाद क्या है कि इसमें है कि जैसे अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है ना इंसिडेंट फोटोन की, क्रिस्टल के साथ अगर प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। आवृत्ति का सीधा संबंध होता है ऊर्जा के साथ, क्योंकि ऊर्जा क्या होती है, E बराबर
एच न्यू। ठीक है, क्योंकि प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर से पहले ऊर्जा और टक्कर के बाद ऊर्जा भी क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर ऊर्जा एक दूसरे के बराबर होगी तो फिर क्या होगा, पहले आवृत्ति और बाद में आवृत्ति भी बराबर होगी, क्योंकि एच तो प्लांक कांस्टेंट है, तो इससे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊर्जा बराबर होगी तभी तो प्रत्यास्थ टक्कर होगी, तो आवृत्तियाँ भी बराबर होंगी, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और जो मोमेंटम है एच कट के इज इक्वल टू एच कट के डैश, तो के बराबर के डैश हो जाएगा। ओके, तो प्रत्यास्थ टक्कर में ऐसा होता है। और जो रिकॉइल वाला है मीन्स कि जैसे ये इंसिडेंट है, और यानी कि अगर मान लीजिए ये इंसिडेंट है तो क्या होता है, और ये यहाँ से स्कैटर्ड है। ठीक है, तो ये क्रिस्टल जो है वो टक्कर की वजह से खुद को रिकॉइल करता है पीछे की तरफ ऐसे। ओके, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर इसको हम जैसे इधर इसके अंदर पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये तो क्या है, कंटिन्यूस, और ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, वापस बैक बैक करता है खुद को टक्कर की वजह से। और ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है उनक्लाव प्रोसेस। उनक्लाव प्रोसेस क्या होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोन की क्रिस्टल के साथ जो टक्कर होगी वो अप्रत्यास्थ होगी, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में सब बदल जाएगा। ठीक है, जब नॉर्मल प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस के अंदर ना ही कोई फोनोन जो है वो एमिट होता है और ना ही कोई फोनोन जो है वो एब्जॉर्ब होता है नॉर्मल प्रोसेस में। ओके, और जो उनक्लाव प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में या तो फोनोन एमिट होएगा या फोनोन क्या है, एब्जॉर्ब होएगा। तो अगर मान लीजिए फोनोन जो है वो एमिट हो रहा है इस प्रोसेस में, ये क्या है, कोई के वेक्टर तरंग सदिश का कोई फोटोन आया, ठीक है, टक्कर से क्या हुआ, उसने के डैश वेक्टर जो है वो मतलब टक्कर के बाद में उसका मोमेंटम बदल गया, तो के डैश मोमेंटम के साथ या के डैश एच कट के डैश मोमेंटम या के डैश जो तरंग सदिश है उसके साथ ये एमिट हुआ, और उसके साथ ही क्या है, के वेक्टर का एक फोनोन जो है वो एमिट हुआ। और अगर ये वाला प्रक्रम हो रहा है तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, क्योंकि टक्कर से पहले मोमेंटम एच कट के, टक्कर के बाद एच कट की डैश, और टक्कर से क्या होता है, क्रिस्टल जो है वो रिकॉइल करता है एच कट जी वेक्टर मोमेंटम से खुद को, और एमिट हुआ है एच कट के वेक्टर मोमेंटम का एक फोनोन। ओके, अगर इसका विपरीत होए कि कोई के वेक्टर फोनोन जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, एमिट नहीं हो रहा, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फिर इक्वेशन के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो क्रिस्टल के अंदर इंक्लूड हो रहा है। जैसे आप इसको ये और ये दोनों मिल करके ये बना रहे हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे, एच कट के डैश इज इक्वल टू एच कट के वेक्टर एच कट जी वेक्टर। ओके, तो जिसके अंदर आवृत्ति में परिवर्तन होगा और जिसके अंदर क्रिस्टल के अंदर टक्कर जो है वो प्रत्यास्थ नहीं अप्रत्यास्थ होगी, तो उसके अंदर वो प्रोसेस उनक्लाव प्रोसेस होगी, और उस प्रोसेस में फोनोन जो है या तो एब्जॉर्ब होगा या फोनोन एमिट होगा। ये है उनक्लाव प्रोसेस। फोनोन के अस्तित्व का प्रमाण, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें इसके अस्तित्व का प्रमाण हमें मिलता है। जैसे ठोसों की जो उष्माधारिता है या हीट कैपेसिटी है, उसमें जालक का योगदान जो है वो परम शून्य ताप पर शून्य होता है, और इसी जालक के योगदान को हम शून्य मान रहे हैं। ये चीज़ कहाँ से पता लगती है, फोनोन के अस्तित्व से पता लगती है। अगर हम फोनोन का अस्तित्व मानते हैं तो इस चीज़ को हम फुलफिल कर पाते हैं। दूसरा ये कि क्रिस्टलों के द्वारा एक्स किरण फोटोनों के अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन से आपतित फोटोनों का संवेग तथा ऊर्जा एक या एक से अधिक फोटोनों के अवशोषण या उत्सर्जन से परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि अगर अप्रत्यास्थ टक्कर हो रही है तो फिर उसमें जैसे फोटो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी और मोमेंटम चेंज होता है, तो उसका एनर्जी और मोमेंटम क्यों चेंज हो रहा है, या तो फोटोन के आने से या या तो फोनोन के आने से या फोनोन के जाने से, मींस या तो एब्जॉर्ब होने से या एमिशन होने से वो जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि फोनोन होगा तभी तो ऐसा होगा ना। फोनोन एक तरीके से जालक के साथ इंटरेक्शन का एक हिस्सा है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि कुछ है जो एग्जिस्ट है, बट ये एक इंटरेक्शन है जालक के साथ फोटोन की। ओके, नेक्स्ट है ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। देखो विशिष्ट ऊष्मा क्या है, अगर हमने किसी पदार्थ को गर्म किया, ठीक है, गर्म करने से क्या होता है, एक तो उसका टेम्परेचर रेज हो जाता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है।
शेष ऊर्जा जो है वो क्या है, जो भी वो काम करना चाहे बाहर का, वो काम करने में। मीन्स ये थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है, जिसके हिसाब से क्या होता है कि अगर हमने किसी सिस्टम को एनर्जी दी तो एक तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और उससे वो कुछ ना कुछ काम करता है। और इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू किया गया कार्य, कार्य क्या होता है, जैसे हमने टेम्परेचर रेज किया, यानी कि टेम्परेचर रेज करने से या तो वॉल्यूम में वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, आयतन का प्रसार हो जाता है, या कुछ और जो भी है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने सिस्टम में निकाय द्वारा ऊष्मा अवशोषण से इसके तापमान में dt वृद्धि होती है। ठीक है, अगर dq ऊष्मा देने से तापमान में dt वृद्धि होती है तो प्रति केल्विन तापमान में वृद्धि करने के लिए अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा। यानी कि dq बाई dt एकांक द्रव्यमान के लिए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तापमान में dt वृद्धि करनी है अगर किसी सिस्टम के, और उसके लिए हमें उसे dq ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा होगी dq बाई dt। ये दो प्रकार की होती है, स्थिर आयतन पे और स्थिर दाब पे। तो स्थिर आयतन पे तो CV लिखते हैं, और अगर स्थिर दाब पे कहेंगे तो CP लिखते हैं। इस तरीके से इसको अलग अलग तरीके से शो करते हैं, dq बाई dt V, dq बाई dt P। ओके, इसी तरीके से होती है मोलर विशिष्ट ऊष्मा। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा है 1 किलोमोल पदार्थ में dt ताप वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। यानी कि जिस तरीके का आप पदार्थ लोगे, जितनी मात्रा लोगे, उस हिसाब से वो उसको नाम दे दिया जाता है। तो मोलर मतलब पर किलो मोल। ठीक है, 1 किलो मोल पदार्थ में dt तापमान में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊष्मा। तो dq बाई dt mc, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। m अणु भार हो गया, ये भी क्या है, स्थिर आयतन पे और स्थिर दाब पे दोनों तरीके से लिखी जा सकती है। डी क्यू बाई डी टी पी तो स्थिर दाब या कांस्टेंट प्रेशर, और अगर सी वी तो कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। फिर है जालक विशिष्ट ऊष्मा। अब देखो, जब ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की बात आती है या ऊष्मीय ऊर्जा की बात आती है, तो फिर क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी ठोस पदार्थ को आपने एनर्जी दे दी, तापमान दे दिया, तो क्या होगा, तापमान या एनर्जी देने से एक चीज़ तो ये होती है कि उसके जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, उस एनर्जी को गेन करेंगे, या उस तापमान की वजह से क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्व करके और वो हायर एनर्जी लेवल्स में चले जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो पार्टिकल्स अपने पोजीशंस पे बने हुए हैं, वो उस एनर्जी से अपने पोजीशन पे क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। जैसे कि हमने वो स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर पढ़ा था क्वांटम के अंदर, कि जैसे हम लोग तापमान या एनर्जी रेज करते हैं तो कुछ तरीके के वाइब्रेशंस जो हैं वो अराइज होते हैं पदार्थ के अंदर, जैसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे और अलग अलग तरीके के वाइब्रेशंस अराइज होते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, जैसे हम बात तो वही कर रहे हैं, टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, तो कुछ तरह की चीज़ें होती है जो सॉलिड के अंदर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एक तो कि वो एनर्जी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वो अपनी माध्य स्थिति पे कंपन करना शुरू कर देंगे। तो अगर मान लीजिए कंपन की वजह से जो ऊर्जा है उसको हम जालक ऊर्जा, और जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ऊपर हायर लेवल में जाने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम यू इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ठोस की आंतरिक ऊर्जा क्या हो गई, यू जालक प्लस यू इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसकी विशिष्ट ऊष्मा सी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी। तो डी यू जालक बटे डी टी और डी यू इलेक्ट्रॉन बटे डी टी। तो सी वी जालक और सी वी इलेक्ट्रॉन, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा में जालक की ऊष्माधारिता और इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो ऊष्माधारिता है, दोनों का योगदान होता है। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग ज़्यादातर देखें तो ठोस पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉनिक वाला हिस्सा है वो बहुत ही कम होता है सामान्य तापमान पर, क्योंकि उनको तो बाहर जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो मेन जब हम लोग कम यूज़ करते हैं ना टेम्परेचर, तो उसमें केवल वाइब्रेशंस ही अराइज हो पाते हैं, उसी से संबद्ध विशिष्ट ऊष्मा ही होती है। तो सामान्य तापमान के लिए सी वी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी वी जालक। ठीक है, वह ड्यूलॉग पेटिट का नियम। तो ड्यूलॉग और पेटिट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ठोस के अंदर परमाणु जो है वो अपने माध्य स्थिति के प्रति कंपन कर रहे हैं, फ्री वाइब्रेशंस कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो एक विमीय कंपन गति में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा
दो संबद्ध चरों वेग और विस्थापन, गतिज ऊर्जा मतलब 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा 1/2 kx²। तो विस्थापन और वेग और विस्थापन उनके क्या है, द्विघाती फलन होती है। यानी कि ये तो गतिज ऊर्जा वेग की द्विघाती फलन और ये स्थितिज ऊर्जा विस्थापन की द्विघाती फलन। क्योंकि जैसे वाइब्रेशन होंगे ना तो वो एक स्प्रिंग के वाइब्रेशन के समान ही होते हैं, जिनके लिए स्थितिज ऊर्जा ½ kx² होती है। ओके, तो उनसे संबंध जो ऊर्जा होती है स्वतंत्रता की, एक प्रकार के वाइब्रेशन के लिए एक स्वतंत्रता की कोटि, तो प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए प्रति कण औसत ऊर्जा होती है kT, मतलब ½ kBt, और गतिज ऊर्जा के लिए ½ kBt और स्थितिज ऊर्जा के लिए ½ kBt। Kb इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। ओके, तो अगर एक कण है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों है, दैट मीन्स उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो गई, kBt। ये उसके 1 डायमेंशनल वाइब्रेशन की वजह से है, क्योंकि पार्टिकल का वाइब्रेशन 3 डायमेंशनल होता है, इसीलिए उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 kBt। तो एक मोल पदार्थ के लिए औसत ऊर्जा, तो हम उसको एवोगाद्रो संख्या से गुणा कर देंगे। ये तो क्या था, एक कण जो तीनों दिशाओं में कंपन कर रहा है गतिज और स्थितिज ऊर्जा के साथ, उसकी कुल ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा से संबद्ध ऊर्जा होती है ½ kBt और स्थितिज ऊर्जा से भी संबद्ध ऊर्जा होती है ½ kBt, तो टोटल हो गई kBt। वाइब्रेशन सिंगल डायरेक्शन वाले हो, यानी कि एक विमीय हो, त्रिविमीय हो गए तो 3 kBt, और n 1 किलो मोल पदार्थ यानी कि एवोगाद्रो संख्या से गुणा करो। ठीक है, 1 मोल पदार्थ सॉरी, तो 3n0 kBt, तो U इज इक्वल टू 3R। n0 kB को आप लिख सकते हो R कांस्टेंट 3RT। यहाँ से विशिष्ट ऊष्मा आ जाती है 3R। ओके, विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या आ जाता है, 3R आ जाता है। ठीक है, तो यह सूत्र जो है वो सर्वप्रथम ड्यूलॉग और प्रेटिट ने प्राप्त किया था। अब ये सूत्र जो है एक तरीके से क्या है, समस्त पदार्थों के लिए जनरल उन्होंने प्राप्त किया, ठोसों के लिए। लेकिन क्या है, अगर जिन ठोस पदार्थों को आप सामान्य ताप पर लेंगे और जिनका परमाणु भार 40 से ज़्यादा होगा, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, एंड जिसका परमाणु भार एटॉमिक वेट जो है वो 40 से अधिक होगा, उनके लिए तो ये सही है। ठीक है, लेकिन क्या है, जिनका तापमान कम है, क्योंकि कम पे जाएंगे ना, कम पे जाएंगे तो ये 3R थोड़ी है, ये तो जाके कम हो रहा है, जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला तो कह रहा है सबका ही, सबकी सब क्रिस्टल जालकों की विशिष्ट ऊष्मा 3R होगी, लेकिन 3R नहीं होती, वो तो टेम्परेचर कम करने पर कम होती जा रही है और जीरो की ओर अग्रसर होती जा रही है। तो ये जो ड्यूलॉग और पेटिट का नियम है, यहाँ पर ये गड़बड़ कर रहा है। तो जब प्रैक्टिकली हम लोग जब देखते हैं तो जो नॉन मेटल्स हैं उनकी तो विशिष्ट ऊष्मा α T³ इसको फॉलो करती है, टेम्परेचर की त्रिघाती फलन। और धातु मेटल्स के लिए α T³ प्लस γT, अल्फा और गामा दोनों क्या है, अल्फा नियतांक है, गामा धातुओं का आयतन प्रसार गुणांक है। इसी तरीके से लेयर्ड के लिए विशिष्ट ऊष्मा α T² और लीनियर या चेन्ड पार्टिकल के लिए α T। यानी कि इस तरीके से अलग अलग जो तरीके के पदार्थ हैं, उन अलग अलग तरीके के पदार्थों के लिए विशिष्ट ऊष्मा तापमान के अलग अलग घातों के समानुपाती होती है, या उन पे अलग अलग तरीके से वेरी करती है। उनका बिहेवियर जो है अलग पदार्थों का, सभी पदार्थों का बिहेवियर तापमान के साथ अलग है। ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, सबका बिहेवियर क्या है, अलग है। तो डिबाई का जो ये सिद्धांत है कि समस्त जालक पदार्थों, समस्त ठोस पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा है तापमान के पर निर्भर नहीं करेगी, कांस्टेंट होगी 3R, वो सही नहीं है। तो इसको ठीक करने के लिए आइंस्टाइन ने पहले कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए और उसने इस कर्व को और दोबारा खींचा, दोबारा ड्रॉ किया और उसको बताने की कोशिश करी, पर उसमें भी कुछ कमियां रहीं, जिसको लास्ट में डिबाई जो था उसने ठीक किया। ठीक है, तो अब उनको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि आइंस्टीन ने क्या कहा और डिबाई ने क्या कहा कि लोअर टेम्परेचर पे ठोस पदार्थों की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो क्या होगी, कैसे होगी, 3R ही होगी या नहीं होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको स्टडी करेंगे। यहाँ तक आप उसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है बच्चों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ाई करते रहो।